आप लोग का व्याकरण का लगभग सारा टॉपिक खत्म हो गया है। एक अलंकार बचा हुआ था, बट एक टॉपिक और बचा हुआ था, वो संधि। तो हम आप लोग को आज संधि बता देंगे, ठीक है। और अलंकार तो हम लास्ट में बताने वाले हैं, तो वो हम बाद में बताएंगे। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के बारे में, बताए थे। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द क्या था, मतलब मैंने सिर्फ डिस्कस किया था इसके बारे में, बताया था कि वो किस प्रकार के शब्द होते हैं। जोर से बोलिए जो भी बोल रहे हैं। सुनने में एक जैसा और अर्थ अलग अलग। हाँ ठीक है, पहले हम लोग इस शब्द को थोड़ा सा जानते हैं, उसके बाद हम लोग संधि पढ़ेंगे, ठीक है। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, इसके बारे में परिभाषा पहले लिख लीजिए कि किस प्रकार के शब्दों को कहते हैं। लिखिएगा, हिंदी में कुछ ऐसे शब्द होते हैं, हिंदी में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो पढ़ने और सुनने में, जो पढ़ने और सुनने में लगभग एक जैसे लगते हैं, लगभग एक जैसे लगते हैं, परंतु उनका अर्थ अलग ही होता है, परंतु उनका अर्थ अलग ही होता है। ऐसे शब्दों को श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ऐसे शब्दों को श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। इसमें क्या है कि आपको कुछ कुछ शब्द ऐसे मिलेंगे जो लिखने में, उच्चारण करने में और देखने में भी एक ही होते हैं, लेकिन उसका मीनिंग अलग अलग होता है। और कुछ ऐसे शब्द मिलेंगे जिसमें थोड़ा बहुत का अंतर होता है लिखने में और पढ़ने में, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में लिखिएगा, कनक शब्द सुने हैं? कनक का क्या मतलब होता है? और ये देखिए, ये इस प्रकार का शब्द है, दोनों देखने में एक जैसा है, सुनने में भी एक जैसा है, और दोनों का लिखा हुआ भी एक जैसा है। बट एक कनक का अर्थ होता है सोना। कौन सा सोना? सोने वाला सोना या धातु वाला सोना? धातु वाला सोना। और इस कनक का अर्थ होता है धतुरा। धतुरा का फल जानते हैं ना? हाँ, जो विषैला होता है, जो शिव जी की पूजन के लिए चढ़ाया जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें आप बोलिएगा कि कौन सा सोना है, किस कैसे पहचानेंगे और कौन सा ये है, तो इसमें पहचानने जैसा कुछ नहीं है। आप जब वाक्य वैसा आएगा, उस प्रकार का वाक्य रहेगा, उस जगह में जो शब्द प्रयोग किया रहेगा, उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि वहां पर किस अर्थ में यहाँ पर कनक का यूज किया गया है। जैसे इसको लेकर एक मुहावरे या फिर कुछ दोहे थे ऐसे, या कविताएं की कुछ पंक्तियां थी कि
मतलब दोनों ही ऐसी चीज है, मुझे वो दोहा याद नहीं आ रहा बट हिंदी में बता रही हूँ कि दोनों के मिलने से ही इंसान क्या हो जाता है। बहुत अधिक सोना मिल जाएगा किसी को तो वो इंसान क्या होगा, खुशी के मारे एक्साइटमेंट हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा, पागल हो जाएगा कि भाई मेरे पास इतने सारे सोने हैं। और एक धतूरा है जिसको खाने से इंसान क्या हो जाता है, मर जाएगा या फिर वो भी पागल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एक दोहा है जो मुझे याद नहीं आ रहा, मैं बताऊंगी आपको बाद में। चलिए दूसरा शब्द लिखिएगा, कूल। एक हर्षुकार का और एक दीर्घकार का, क्या मतलब है? तो कौन सा कूल का मतलब टोटल है? ऊपर वाला, और नीचे वाला का वंश। यही कूल का मतलब वंश भी होता है और इसी कूल का अर्थ सब या फिर टोटल भी होता है, समझे? इस कूल का अर्थ होता है किनारा, किनारा। कोई भी हर्षई या दीर्घ स्वर जो होते हैं उसका उच्चारण का क्या तरीका होता है? हर्स्व का उच्चारण कैसा होता है, दीर्घ का उच्चारण कैसा होता है? थोड़ा हम्म नाम से ही पता चलना चाहिए। दीर्घ का अर्थ होता है लंबा समय तक या फिर थोड़ा ज्यादा। तो जो दीर्घ का उच्चारण होता है, दीर्घ स्वर जो होते हैं वो थोड़े देर तक उसको खींचा जाता है, और जो हर्ष स्वर होते हैं वो तुरंत में समाप्त होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा खिंचाव की जरूरत नहीं है। जैसे इसको हम लोग कुल पढ़ेंगे और इसको कूल पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा, कर्म और क्रम। ये तो जानते हैं, कर्म और क्रम। इस कर्म का क्या मतलब हुआ? कार्य, आपके द्वारा किया गया कार्य, लिखिएगा उसको, काम या कार्य। और क्रम का अर्थ होता है, हाँ, क्रमानुसार जिसको बोल सकते हैं या सिलसिला बोल सकते हैं। कृपन और कृपान, क्या अंतर है दोनों में? इस कृपन का अर्थ होता है कंजूस, और कृपान का अर्थ होता है तलवार। जो पंजाबियों द्वारा जो छोटे से अस्त्र जो लोग धारण करते हैं उसको हम लोग कृपाण कहते हैं। किला और किला, क्या अंतर है? किला और किला, किला का इमारत, इमारत या गढ़। और इस किला का अर्थ क्या होगा? खूंटा या गाड़ना जो होता है, कील जो होता है। हाँ, नीचे वाला जो है दीर्घिकार। बात और वात, लिखिए, बात
और वात। बात का मतलब होगा बातचीत करना, ठीक है। और वात मतलब होगा हवा। लिखिएगा अंगना और अंगना दोनों, एक में चंद्र बिंदु होगा, एक में अनुसार होगा। पहला अंगना लिखिए जिसमें चंद्र बिंदु हो, दूसरा अंगना लिखिए जिसमें अनुस्वार हो। हाँ, तो जो चंद्र बिंदु है उसका आशय होता है घर का आंगन, ठीक है, घर का आंगन। और जिसमें अनुस्वार लगा है उसका अर्थ होता है स्त्री, स्त्री, महिला, नारी। फिर लिखिए अंश, एक दंत स वाला और एक तालव्य स वाला। अंश, इसका अर्थ बताइए। हिस्सा लिखिए। और इस अंश का मतलब, इसका अर्थ होता है कंधा। अली और अली, एक हर्षिकार वाला और एक दीर्घकार वाला। बताइए अली का क्या अर्थ होता है, जानते हैं? नहीं सुने हैं, भूल गए। इसका अर्थ होता है सखी या सहेली। नहीं नहीं, सॉरी, गलती हो गया, ये नीचे वाला का होगा। इसका होगा सखी या सहेली और इसका होगा भौरा। अवधि और अवधि, क्या अंतर है? ये तो आसान है। हाँ, कौन सा? ऊपर वाला। और नीचे वाला भाषा। अवध प्रदेश की भाषा होगी अवधि।
कूट और कुट, कूट और कुट क्या अंतर है? इसका अर्थ होता है पहाड़ की चोटी, और इसका होता है किला या घर। खड़ा और खरा में क्या अंतर है? अड़ा और र। खड़ा मतलब खड़ा होना, और खरा मतलब होता है शुद्ध। दीर्घिकार का दिन का अर्थ होता है गरीब, और दिन जो होता है वो दिन रात वाला दिन। ठीक है, हर्षिकार का मतलब होगा दिन रात वाला दिन, और दीर्घिकार दिन जिसको दिन बोलते हैं उसको गरीब। ये समझ में आ रहा है? ये आप लोग बुक में देख लीजिएगा, बहुत सारा मिलेगा। ठीक है, फिलहाल इतना हम आप लोग को इसको बताने के लिए, समझाने के लिए बता दिए। आपको व्याकरण की किताब में बहुत सारे मिल जाएंगे। चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट आते हैं संधि पर, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिससे आपको सवाल पूछे जाते हैं। सवाल का पैटर्न हो सकता है कि दो शब्द संधि मतलब विच्छेद किया हुआ रहेगा, उसको आपको उसको मिलाना है, या तो हो सकता है कि संधि है उसको विच्छेद करना है, या तो हो सकता है कि इसमें से पूछा जाएगा कि वो कौन सा प्रकार का संधि है। ठीक, तो सवाल ऐसे ही होने वाले हैं। अभी सीजीएल आप लोग कौन कौन दिए हैं इस क्लास से? कोई दिए थे क्या? हिंदी के प्रश्नों में था, संधि विच्छेद था, किया हुआ था ना? किस दिन था आपका एग्जाम? 23 या 22 को? 23 को 21-22 था ना? हाँ, 22 का ही क्वेश्चन हम देखे थे, जिसमें कि क्वेश्चन आया था संधि विच्छेद किया हुआ था। कुछ क्वेश्चन था कि ये कौन सा प्रकार का संधि है, एक क्वेश्चन इससे था, और एक था कि संधि विच्छेद किया हुआ था और इसमें पूछा गया था कि इसमें से अशुद्धि कौन सा है ना? वो क्वेश्चन था ना? तो ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को इसमें भी पूछ सकता है। तो चलिए अभी हेडिंग दीजिए संधि। संधि का क्या अर्थ होता है? मिलना या मिलाना। ठीक है, लिखिएगा। लिखिएगा, संधि शब्द, संधि शब्द संस्कृत के सम और ध में आकार, हाँ, ध में आकार, सम और ये दोनों को इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत लिखिएगा। ये सब से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ है मिलना या जोड़ना, जोड़ना। व्याकरण में, जोड़ना के बाद से लिखिएगा, व्याकरण में संधि
व्याकरण में संधि दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से, दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से उत्पन्न विकार को कहते हैं। विकार का क्या अर्थ होता है? विकार शब्द आपको ग्रामर में बहुत ज्यादा सुनने मिलेगा, हिंदी भाषा में बहुत ज्यादा सुनने मिलेगा। विकार का अर्थ क्या होता है? ध्वनि। ठीक है, विकार का अर्थ होता है ध्वनि। जब दो वर्ण पास पास आते हैं, उसी में आगे लिखिएगा, विकार को कहते हैं, लिख लीजिए। ठीक है, विकार को कहते हैं। उसके बाद लिखिएगा जब दो वर्ण पास पास आते हैं तो उनके उच्चारण में कुछ बदलाव हो सकता है। कुछ बदलाव हो सकता है। यह बदलाव स्वरों और व्यंजनों के आधार पर होता है। यह बदलाव स्वरों और व्यंजनों के आधार पर होता है। हाँ, तो संधि के बारे में क्या हम लोग लिखे हैं कि संधि का अर्थ होता है मिलना या जोड़ना। अगर इसको परिभाषित किया जाए तो हम लोग क्या कहेंगे कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और जो उसके अलग करने की प्रक्रिया होती है उसको हम लोग संधि विच्छेद कहते हैं। इसमें यह भी बताया गया कि जब वर्णों को आपस में मिलाया जाता है तो उसके उच्चारण में कुछ परिवर्तन आता है, और यह परिवर्तन जो होता है वो वर्णों के प्रयोग के आधार पर होता है कि किस वर्ण का प्रयोग किसके साथ किया जा रहा है। अब लिखिएगा, संधि के तीन भेद होते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं। पहला लिखिएगा स्वर संधि। दूसरा है व्यंजन संधि। और तीसरा है विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले हम लोग स्वर संधि के बारे में लिखेंगे। लिखिएगा, स्वर के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल से जो ध्वनि उत्पन्न होती है स्वर संधि कहलाती है। स्वर संधि कहलाती है। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण हम लोग पढ़े हैं और हम लोग को पता है। ठीक है, अ आ इ जो होता है वो स्वर वर्ण होते हैं, यानी जिसके उच्चारण में दूसरे किसी वर्ण की सहायता लेनी ना पड़ी और जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, वैसे वर्णों को हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। और व्यंजन वर्ण जो स्वरों की सहायता से प्रयोग में लाए जाते हैं या बोले जाते हैं उसको हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया गया स्वर संधि के बारे में कि
जहां दो स्वर को मिलाया जाता है उस जगह में क्या होता है, स्वर संधि होता है। अब इसके भी क्या है, 5 प्रकार है, लिखिएगा। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। पहला लिखिएगा दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि, और पांचवा है अयादि संधि। सबसे पहले दीर्घ संधि के बारे में लिखिएगा। दीर्घ संधि, हर्ष, हर्स्व, हर्ष नहीं हर्स्व, हर्स्व या दीर्घ, हर्स्व या दीर्घ आ, के पश्चात क्रमशः हर्स्व या दीर्घ, इसी को फिर से उतारिएगा, आ ई उ, हर्स्व या दीर्घ आ ई उ के पश्चात हर्स्व या दीर्घ, फिर इसी को रिपीट कीजिए, स्वर आए तो, पश्चात ही तो, पश्चात ये लिखिएगा, पश्चात हर्स्व व दीर्घ लिखे पहले, उसके बाद ये 3 लिखे, उसके बाद लिखिएगा के पश्चात अगर हर्स्व या दीर्घ के यही स्वर फिर से आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ, दोनों को मिलाकर दीर्घ आ ई उ, आ ई उ हो जाते हैं, देखिए हम क्या बताएं, आ तो दीर्घ है, इसका यह है स्वर, सॉरी हर्स्व, ये है दीर्घ, हर्स्व दीर्घ, हर्स्व या दीर्घ। क्या बताया गया कि अगर ये तीनों का कुछ भी चीज, जैसे चाहे इसका ये वाला है, चाहे ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, शब्द में सॉरी वर्ण में पहले ये आ रहा हो और उसी के पश्चात फिर से आपका यही आए इसके साथ, जैसे अ जोड़, सॉरी एक मिनट समझाते आप लोगों को, ठीक है।
जैसे हर्ष का आया, मान लीजिए अ के साथ अ आया तो ये क्या बन जाएगा, मतलब चाहे आ के साथ अ आया तो भी ये बनेगा आ, चाहे अ के साथ बाद में आ जाएगा तो भी ये क्या बनेगा, आ। यानी दीर्घ स्वर या हर्ष स्वर के बाद पुनः अगर दीर्घ स्वर या हर्ष स्वर आता है तो उसको जब आप संधि कीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन स्वर में कौन सा, सिर्फ ये तीन वर्ण अ, ई और उ। इसका हर्ष हो या दीर्घ आएगा, चाहे इसका दीर्घ या हर्ष आए, चाहे कुछ भी आए, जब दोनों को हम लोग संधि बनाएंगे तो ये कोई किस रूप में परिवर्तित होगा, दीर्घ में परिवर्तित होगा। जैसे उच्चारण, जैसे इसका बता रहे अ और आ का बता रहे, धर्म जोड़ अर्थ, ये क्या है, स्वर है ना, स्वर है, दोनों में अ और अ है ना, ध में भी अ जुड़ा हुआ है ना, और अ तो अ है, तो यहाँ पर क्या है, हर्स्व है, यहाँ भी हर्स्व है, और दोनों हर्स्व के मिलने से ये क्या बन जाएगा, धर्मार्थ। तो क्या आया, आ, जो कि क्या है, दीर्घ है, समझे। उसी प्रकार मत जोड़ अनुस्वार लिखिएगा, अनुसार, इसको भी लिखिए, इसको भी लिखिए, ये सारा चीज लिखिए। मत जोड़ अनुसार क्या होगा, मतानुसार, जिसमें कि त में आकार लगा है यानी वो क्या हो रहा है, दीर्घ में परिवर्तित हो गया है। उसी प्रकार वीर जोड़ अंगना क्या बनेगा, वीरांगना। नेक्स्ट लिखिएगा विद्या जोड़ आलय, विद्या जोड़ आलय। आपको पता है संधि विच्छेद में जो प्लस का साइन होता है उसको जोड़ नहीं पढ़ा जाता है, उसको क्या पढ़ा जाता है, जोड़ तो हम लोग बोल दे रहे हैं बट जोड़ पढ़ा नहीं जाता उसको। इस चिन्ह को क्या पढ़ते हैं, इसको संधि पढ़ते हैं, धर्म संधि अर्थ, धर्मार्थ, ठीक है। चलिए विद्या जो विद्या संधि आलय क्या हो जाएगा, विद्यालय, दोनों में क्या है, आ और आ है, ठीक है। आ और आ है तो ये भी क्या बना, मिलने के बाद आ बना, विद्यालय। उसी प्रकार महासंधि आत्मा, महासंधि आत्मा, संधि यानी जोड़, ये क्या बनेगा, महात्मा। नेक्स्ट लिखिएगा परीक्षा संधि अर्थी, परीक्षा संधि अर्थी क्या बनेगा, परीक्षार्थी। यहां पर क्या है, आ जोड़ अ, रेखा संधि अंश, रेखा संधि अंश, ये बनेगा रेखांश, रेखांश, अंश यानी, अंश यानी अभी बताया आप लोग को, टुकड़ा या हिस्सा, तो ये दीर्घ तालव्य स होगा। अब ई का लिखिएगा अति जोड़ इव, देखिए ई का भी उसी प्रकार है, ई का भी उसी प्रकार है, ई जोड़ ई, दीर्घ ई, हर्ष ई प्लस दीर्घ ई भी दीर्घ ई, और दीर्घ ई जोड़ दीर्घ ई भी क्या बनेगा, दीर्घ ई ही बनेगा। अति जोड़ इव, अति जोड़ इव, हर्षिकार होगा अति में, और इधर भी हर्षिकार होगा, क्या बनेगा,
अतीव, तो यहाँ पर क्या हो गया, दीर्घ हो गया। उसी प्रकार कवि जोड़ इंद्र, ये बन गया कविंद्र। ये आप लोग को याद रखना होगा। हाँ, कवि जोड़ इंद्र, कवि मतलब कवि और इंद्र का अर्थ होता है, इंद्र मतलब तो इंद्रदेव या फिर जो भी है, तो जो कवियों के मुख्य होते हैं वो कविंद्र कहलाते हैं। अब इसका लिखिए गिरी जोड़ ईस, गिरी में हर्षिकार और ईस में दीर्घकार, गिरी जोड़ इस, ये भी बनेगा क्या, गिरीश। नाम है, इस मतलब ईश्वर होता है, गिरीश मतलब गिरी मतलब पर्वत होता है। हाँ, नाम के रूप में भी ले सकते हैं आप, या फिर वो क्या कहते हैं उसको, पर्वतों का राजा, या उस तरीके से, ठीक है, जो हम लोग आप लोग पढ़ाए थे समास में, बहुव्रीहि समास। परि जोड़ इच्छा, परीक्षा, इसमें क्या है, ये है ई प्लस ई इज इक्वल टू दीर्घई, ये है हर्षी प्लस दीर्घई इज इक्वल टू दीर्घई। उसी प्रकार ऊ का भी होगा और दीर्घ ऊ का, ये का भी होगा, ठीक है। उतना हम अभी लिखा नहीं रहे, इतना फिलहाल बता दिए, बाकी आप लोग अपने पुस्तक से देख के कीजिएगा। ये समझ में आ गया। इसका फॉर्मूला क्या है, दीर्घ संधि को आप कैसे पहचानेंगे, जहां संधि में, जहां वर्ण में आपको हर्ष या दीर्घ का स्वर वर्ण अ, आ और ई रहे, उसी के साथ अगर आ और ई का ही मेल कराया जाए या जोड़ा जाए तो उसके जो विकार उत्पन्न होता है वो किस रूप में होगा, दीर्घ के रूप में होगा। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, इस प्रकार का दिया हुआ रहेगा, इस तरह का, और आपसे पूछा जाएगा कि ये किस प्रकार का संधि है। तो आपको अगर इतना याद है कि किस तरीके से बन रहा था, दीर्घ है और आ है तो इसके मिलने से क्या बन रहा है, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि दीर्घ संधि है। ये पूछा जा सकता है अगर प्रकार पूछा गया तो, क्योंकि इस बार हम देखें जो पूछा गया था उसमें पूछा गया था ना, इस तरह का एक क्वेश्चन था, याद है प्रश्न, प्रश्न याद नहीं है बट मेरे पास शायद होगा, एक मिनट। यद्यपि में कौन सा संधि है, ये पूछा गया था। यद्यपि, हाँ, यद्यपि का विच्छेद क्या होता है, हाँ, यदि जोड़ अपि, तब ये बनेगा यद्यपि। तो क्या ये दीर्घ संधि है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, ई के साथ अ है, जो कि इसका उदाहरण नहीं है। यहाँ पर क्या बताया गया कि ई के साथ ई ही जुड़ेगा, अ के साथ अ ही जुड़ेगा और आ के साथ आ जुड़ेगा, ठीक है, तो ये इसका उदाहरण नहीं है।
बट मेरे को लग रहा है कि ये इसी का है। ये क्या बताया गया कि ह्रस्व के बाद दीर्घ के यही स्वर होंगे, ठीक है। लेकिन इसमें ये तो नहीं, यहाँ आ और आ। अच्छा चलिए आगे पढ़ेंगे तो क्लियर करते हैं, रुके, कंफ्यूजन होगा नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं गुण संधि पे, लिखिएगा। गुण संधि, हाँ इसमें हो सकता है। लिखिए, यदि अ और आ के बाद, यदि अ और आ के बाद हर्ष ई या दीर्घ ई, हर्ष ई या दीर्घ ई, कॉमा हर्ष उ और दीर्घ उ तथा री स्वर आए, तथा री स्वर आए, तो दोनों के मिलने से क्या बोला गया, अ और आ, आ के बाद क्या क्या बोल रहा है, ई आए, ये उ या उ और री, ठीक है। तो क्रमशः लिखिएगा, तो क्रमशः ए ए ओ ए ओ बोल रहे हैं, ओ नहीं बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, ए नहीं बोल रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए, ए ओ और अर हो जाते हैं। फिर से सुनिए, यदि अ और आ के बाद, ठीक है, जैसे अ या आ आया, इसके बाद आया, जैसे अ के बाद यदि ई आता है तो ये क्या बनेगा, ए, ठीक है। आ के बाद भी अगर ई आता है तो क्या बनेगा, ए, समझे। पहले लिखे फिर बता रहे, फिर से बता रहे, यदि अ और आ के बाद हर्षई या दीर्घई, हर्षौ या दीर्घौ या री स्वर आए, तो दोनों के मिलने से ए ओ और अर हो जाते हैं, ए ओ और अर हो जाते हैं। अब समझिए, ये दो शब्द है ना, वर्ण है, सॉरी नॉट शब्द। इसके बाद अगर ये आता है चाहे ये आता है, ये आए चाहे ये आए, ठीक है। उसी पश्चात ये आ रहा है चाहे ये आ रहा है, ये आए, कंफ्यूज, हम सबको मिलाते हैं, है ना, अ ई आ ई, तो क्या बना, ए। अब अ जोड़ उ प्लस आ जोड़ उ, या फिर आ जोड़ हर्षऊ, या फिर अ जोड़ दीर्घऊ, तो इसका क्या बनेगा, ओ, शब्द का सब का बनेगा ओ। यहाँ पर अ जोड़ दीर्घई या फिर आ जोड़ दीर्घई, यहाँ पर बन रहा है ए। और ये अ के बाद यदि री आता है, how I confused to write री, री है ना, तो ये क्या बना, अर। और आ के बाद भी अगर री आ रहा है तो भी क्या बन रहा है, अर। ये चीज है ना। यहाँ पर मुख्य क्या है, शुरुआत क्या रहेगा, अ और आ। अ और आ के पश्चात अगर आपका हर्षई दीर्घई, हर्षौ दीर्घौ या फिर री आ जाएगा तो ये किस रूप में होगा, ए के रूप में, ओ के रूप में और अर के रूप में। एग्जाम्पल लिखिएगा, नर जोड़ इंद्र,
नर जोड़ इंद्र। यहाँ पर अ और यहाँ पर ई है, ठीक है, हर से ई। ये क्या बनेगा? ए, यानी नरेंद्र। ए बना नरेंद्र। अब लिखिए एग्जाम्पल, रमा जोड़ इंद्र। रमा जोड़ इंद्र, ये भी क्या बनेगा? रमेंद्र। यहां पर क्या है? आ जोड़ ई, ठीक है, यहां पर भी बना ए। अब आ और दीर्घ ई का लिखिए, महाजोड़ ईस। महाजोड़ ईस, यहां ये क्या बनेगा? महेश। ये है आ जोड़ ई, दीर्घ ई। उसी प्रकार महेंद्र भी बनेगा, महाजोड़ इंद्र। राकेश भी बनेगा, राका जोड़ ईस। और राजेंद्र भी बनेगा, समझे? अब इसका लिखिए, अ जोड़ ऊ का। इसका लिखिए वीर जोड़ उचित, ये बनेगा वीरोचित। यहां पर क्या है? अ जोड़ ऊ। उसी प्रकार अ और ऊ का इसका लिखिएगा, पर जोड़ उपकार। क्या बना? परोपकार। इसका लिखिएगा महा जोड़ उष्मा, ये बनेगा महोष्मा। और ये महा जोड़ उदय, क्या बना? महोदय। ये इसी का है, हर्षु है। दीर्घु का लिखेगा महाजोड़ उत्सव। महाजोड़ उत्सव, यहाँ पर दीर्घ ऊ होगा, महाजोड़ उत्सव, सॉरी उत्सव। ये बनेगा महोत्सव। हाँ, आ उ। ये समझ में आ गया? री का लिखिए देव जोड़ ऋषि। देव जोड़ ऋषि क्या होता है? देवर्षि। ये है आपका अ जोड़ री, अ जोड़ री।
लिखे तो हैं बगल में, बार बार नहीं लिखेंगे। ये इसका है और आ उसका लिखिएगा। आ का क्या, आ का बताइए आप लोग। महाजोड़ क्या बनेगा, महर्षि। ठीक है, महाजोड़ ऋषि, ये बना महर्षि। ये समझ में आया। चलिए आगे बताएं और छोड़ दें। ठीक है, इसका 3 बचा रहेगा, बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, और देखते हैं लास्ट क्लास कितना कंप्लीट होता है, उसके बाद आगे शुरू करेंगे। इसको याद रखिएगा, इसको फॉर्मूला याद रखिएगा, तब आप सही प्रकार से संधि विच्छेद कर पाइएगा या फिर उसके प्रकारों को समझ पाइएगा, नहीं तो फिर प्रश्न आएगा तो फिर सही उत्तर उसका नहीं दे पाइएगा। ठीक है, ठीक, आज के लिए इतना ही।